हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके जो पहले के क्वेश्चंस हैं वो सभी हम लास्ट वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अब ये जो एक्सरसाइज है मेनली 9.5 ये बेसिकली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें हमने मेनली दो मैपिंग्स की हैं, ठीक है, और मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी। ये सिर्फ कंप्लीटली मेरी तरफ से हैं, ये आपको कहीं पर भी और नहीं मिलेंगी। अब इनकी आप हेल्प से किसी भी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को झट से पहचान सकते हो। आई होप जो मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको होमोजीनियस के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 15 तक हमें सभी में पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना, और ये पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस हैं एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ऊपर से y बाई एक्स है। देयरफॉर मैं इसको लिख के दे सकता हूँ कि ये गारंटेड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर y बाई एक्स है। और हमारी ट्रिक्स में ये लिखा हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी आ सकता है अगर उसके एंगल में y बाई एक्स या x बाई वाई होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंस गिवन डिफरेंशियल equation is homogeneous, therefore we can write it as, अब y by x है ना, तो dy by dx is equal to fxy। तो इसको हम ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा है। अब देखो मैं आपको होमोजीनियस का हर एक क्वेश्चन, होमोजीनियस नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये कहो डिफरेंशियल इक्वेशन का मैं आपको हर एक क्वेश्चन इस तरह से करवा रहा हूँ कि आपको उसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। कोई भी क्रैमिंग नहीं है कि इसको हमें होमोजीनियस ही करना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्वेश्चन में होमोजीनियस ही चेक करेंगे, जब हम मिसलेनियस करेंगे तब आपको इसका एक्चुअल में बेनिफिट पता लगेगा, ठीक है। अब होमोजीनियस है तो उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो डी वाई बाई डी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऐसा करो एक्स डी वाई को इधर रख लो, बाकी सारी स्टेटमेंट को आप उधर ले जाओ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगी साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। तो करते हैं इसको डी वाई बाई डी एक्स को मैं इधर ले आया, इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अब इसको आप नंबर 1 दे दो। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब क्योंकि यहाँ पर y बाई एक्स है तो आपको पता है आपके स्टेप्स आपको सभी याद ही होंगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। y इज इक्वल टू वी एक्स डेरिवेटिव और 1 में हमें फिल करना है, तो करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का। यहाँ पर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल, v एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन का, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू v, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 प्लस x डी वी बाई dx। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि इस वैल्यू को y इज इक्वल टू वी एक्स और इस वैल्यू को हमें 1 में फिल करना है। तो करते हैं। तो यहाँ पर हम फिल करने लगे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन स्क्वायर y की जगह पर वी एक्स बाई एक्स प्लस वी एक्स डिवाइड बाई एक्स। अब आपको पता है इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड मैंडेटरी सेपरेट वेरिएबल्स। तो वही करने की कोशिश करेंगे। तो वे यहाँ पर देखो x और x कट हो रहे हैं एंगल के अंदर, बाहर से हम चेंज नहीं कर सकते, मैं आपको हमेशा बोला मैंने आपको। तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ऐसा करो ऊपर से ना x को कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर, ये v रह गया अकेला, प्लस v x बाहर है डिवाइड बाय x। अब क्लियरली ये x और x रिमूव हो गए और ये होने भी चाहिए, ये मैंडेटरी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, सेपरेट वेरिएबल्स। तो सेपरेट वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो
ध्यान से देखो, अगर इसको मैं उधर ले जाऊं तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर v प्लस v माइनस v, ये v उधर जाके माइनस v। अब ये भी आपस में कट हो गया तो इसको कट कर दो। तो ऐसा करो, अब dv तो उधर नहीं जा सकता, तो v वाली टर्म्स मतलब साइन स्क्वायर v dv, इसको आप इधर ले आओ, या माइनस रह गया dx बाय x। ठीक है, तो अब देखो राइट हैंड साइड में हमारे सारा x है, यहाँ पर सारा v है। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स तो कर लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन करनी है 1 बाय साइन स्क्वायर v dv की, हमें इंटीग्रेशन करनी है dx बाय x की। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब आपको पता है 1 बाय साइन स्क्वायर वी की कोई इंटीग्रेशन नहीं है, बट साइन कितना होता है 1 बाय कोसीकेंट, तो 1 बाय साइन कितना होगा साइन स्क्वायर कोसीकेंट स्क्वायर वी डी, और इसकी मुझे डायरेक्ट इंटीग्रेशन आती है। आपको पता है कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी माइनस कॉट वी प्लस C1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग मॉड x प्लस C2। तो हमारा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, अब वापस से हमें मतलब y और x में जाना है, बिकॉज y इज इक्वल टू वी एक्स था, तो विच एम्प्लाइज v कितना आएगा y बाय x। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज कॉट y बाय x इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस C2 माइनस C1। अब इस कांस्टेंट को भी एक बार इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन, वेयर जो C है वो कितना है C2 माइनस C1। अब हमारी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस क्या हैं, अब ये है हमारी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस की y पाई बाय 4 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो पुट करते हैं इसको। अब ऐसा करो, इसको नंबर दे दो 2, तो माइनस कॉट y पाई बाय 4 है, x 1 है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x की जगह पर 1, अब मॉडलेस मैंने हटा दिया कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस c। अब आपको पता है कि log 1 कितना होता है 0 एंड कॉट पाई बाय 4 वो कितना होता है आपके सामने, कॉट पाई बाय 4 कितना है 1। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हम फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज माइनस यहाँ पर कितना कॉट पाई बाय 4 कितना आएगा 1 इक्वल टू 0 प्लस सी, तो विच एम्प्लाइज सी इज इक्वल टू माइनस 1। तो पुट इन 2, तो इसको हम 2 में फिल कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, माइनस कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स, सी की जगह पर -1। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना है तो वहाँ पर ना, यहाँ पर है log EX। अब वो कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। माइनस कॉट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा log मॉड एक्स प्लस 1, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस लॉग मॉड एक्स -1। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको ये भी चीज़ पता होनी चाहिए कि log e ये हमेशा 1 होता है। ये क्यों 1 होता है आपको पता है, ये नेचुरल लॉग है, और नेचुरल लॉग का जो बेस होता है, मैंने आपको हमेशा बताया वो कितना होता है e। ठीक है, अब e की पावर, अब इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये e बन जाएगा, तो ये हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, दैट मीन्स log e हमेशा कितना आएगा 1। तो इसको मैं थोड़ा ऐसा करो, चलो अगले स्टेप में कर दूंगा मैं, कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस लॉग e, इसको मैंने log e लिख लिया। अब ये माइनस माइनस हम कट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा log a प्लस log b, ठीक है, इज इक्वल टू log ab। ठीक, तो विच एम्प्लाइज कॉट y बाई एक्स इज इक्वल टू log a b, इसको मैंने एक ही मॉडल्स में कर दिया क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी एक पॉजिटिव नंबर है। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से हमारी वही स्टोरी
क्वेश्चन को पहचान लिया कि वो होमोजीनियस है, हमने इसको देखते ही पहचान लिया क्योंकि साइन था, साइन के अंदर y बाई एक्स था। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरीवेटिव किया, उसको 1 में फिल किया। अब उसके बाद हमेशा क्या होता है कि कट वगैरह करके हमने हमारे पास सेपरेट वेरिएबल्स, उसके बाद इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में हम यहाँ पर फंस गए थे, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कोसेकेंट स्क्वायर, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, y बाई एक्स में लिखा और हमारे पास हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया। अब फिर पर्टिकुलर निकालने के लिए कंडीशंस को यूज़ किया तो c की वैल्यू आ गई। अब ये हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट था, कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो उसी सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस कोसेकेंट वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 वैन एक्स इज इक्वल टू 1। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए है, हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे कि क्या ये होमोजेनियस है या नहीं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब उसमें y बाई एक्स भी है, मतलब ये होमोजीनियस है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, तो लिख दो, सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, क्योंकि ये होमोजीनियस है देयरफॉर वी कैन राइट इट एस, यहाँ पर y बाई एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर यहाँ पर x बाई वाई होता तो डी एक्स बाई डी वाई। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको आप उधर ले जाओ, y बाई एक्स माइनस कोसेकेंट y बाई एक्स। ठीक है, तो इसको मैं उधर गया प्लस बन गया, उधर जाके माइनस बन गया। अब इसको आप नंबर 1 दे दो। अब फिर से वही हमारे स्टैंडर्ड से स्टेप जो हमें सब कुछ याद है, y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरीवेटिव पुट इन 1। तो करते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का। v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ x, x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v। प्रोडक्ट रूल हमेशा इसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1, x डी वी बाई डी एक्स। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको 1 में फिल करने वाले हैं। तो इसको और डी वाई बाई डी एक्स को, इसको 1 में फिल करेंगे। तो करते हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब तो आपको सभी स्टेप्स याद ही हो गए होंगे। y की जगह पर वी एक्स बाई एक्स माइनस कोसेकेंट y की जगह पर वी एक्स बाई एक्स। अब इसके बाद आपको पता आपका स्टेप क्या होता है, रिमूव ऑल x फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैंडेटरी सेपरेट वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट। तो करते हैं वो भी। अब यहाँ पर क्लियरली x कुछ भी कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कट हो गया हमारा। तो हमारे पास कितना बच गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस कोसेकेंट v, इतना रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, सेपरेट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। अब ऐसा करो, इस v को आप उधर ले जाओ, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस कोसेकेंट v माइनस v। ठीक है, अब ये v भी आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमें पता है कि dv तो उधर नहीं जा सकता, तो v वाली टर्म्स को इधर ले आओ। तो कोसेकेंट v माइनस को उधर रख लिया, dx बाई एक्स, और हमेशा की तरह यहाँ पर dx बाई एक्स, यहाँ पर सारी टर्म्स v में हैं। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, तो मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन कोसेकेंट v को, मुझे इंटीग्रेशन करना है dx बाई एक्स को। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, इसकी भी बहुत ईजी है। अब आपको पता है कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, क्योंकि आपको पता है साइन क्या होता है 1 बाई कोसेकेंट थीटा। तो ऐसा करते हैं, इसको इंटीग्रेट करना, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं।
अब आपको पता है साइन की इंटीग्रेशन बहुत इजी है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस वी प्लस C1 माइनस इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है प्लस C2। ठीक है, तो ऐसा करो, फिर से हम y से मतलब v से y बाई एक्स में जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज y इज इक्वल टू वी एक्स है विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। फिल कर लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज माइनस कॉस वाई बाई एक्स माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस C2 माइनस C1। तो इस कांस्टेंट को भी एक बार कंबाइन कर दो, क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन ही देना है, वेयर C इज इक्वल टू C2 माइनस C1। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको नंबर भी दे दो। अब आपको पता है आपकी कंडीशंस क्या हैं। नाउ y इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर फिल करते हैं माइनस कॉस 0 बाई 1 माइनस लॉग 1 मॉडुलस हटा दिया प्लस c। ठीक है, तो अब आपको पता है कॉस 0, यहाँ पर कॉस 0 रह गया ना, कॉस 0 कितना होता है 1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिकॉज कॉस 0 कितना होता है 1 एंड लॉग 1 कितना होता है 0। तो दोनों ही वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल कर देता हूँ, तो -1, यहाँ कॉस 0 की वैल्यू 1 है तो माइनस पहले से है, यहाँ पर 0 प्लस c, तो विच एम्प्लाई c की वैल्यू कितनी आ गई -1। लास्ट क्वेश्चन में भी शायद यही थी, पोटेंट 2। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x -1। अब ये जो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट अभी भी ये NCERT से मैच नहीं हुआ। अब इसको तो हम जानते हैं कि कैसे मैच करेंगे। माइनस कॉस y बाई एक्स, माइनस को कॉमन ले लो, लॉग मॉड x प्लस 1, माइनस लॉग मॉड x -1, मैंने ठीक लिखा है। अब यहाँ पर अब माइनस से माइनस को कट कर दो। अब यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि लॉग नेचुरल लॉग होता है ना, तो लॉग e को मैं लिख सकता हूँ 1। ये जस्ट आंसर को मैच करने के लिए, ऐसा कुछ ऐसा आपने याद नहीं करना कि हमें याद करना पड़ेगा। अगर आपके आंसर में मतलब मैं आपको बताता हूँ अभी देखो, तो कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिख लो लॉग मॉड x प्लस लॉग e। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज लॉग a प्लस लॉग b को मैं लिख सकता हूँ लॉग AB। तो कितना आएगा, कॉस y बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड EX। एक ही ब्रैकेट में लिख लिया, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और मॉडुलस डाल दिया। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहे हैं। अब आपको भी खुद लग रहा होगा कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड भी इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब हमें क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि हम इस सिचुएशन से मतलब डील कर रहे हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कम टाइम लगाया, आपने ज़्यादा टाइम लगाया। वीडियोस में कितना टाइम लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, वो नहीं है। बात ये है कि आप क्वेश्चन 5 मिनट में करो, चाहे इस वीडियो से 15 मिनट में समझो। अब इस वीडियो से आप 15 मिनट का क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया, जिस क्वेश्चन को समझाने में मुझे आपको 15 मिनट लगे हैं, अगर मुझे भी उस क्वेश्चन को लिखना हो सिर्फ, तो मुझे शायद 2 या 3 मिनट लगेंगे, बट मुझे समझाना है तो मुझे 15 मिनट लगे हैं। अगर आपने समझ लिया तो आपको भी 3 या 4 मिनट्स ही लगेंगे जब आप उसको एग्जाम्स में सॉल्व करोगे। तो इसलिए कभी भी वीडियो की लेंथ को लेके ये मत सोचा करो कि एक क्वेश्चन पर सर आप 15-20 मिनट लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये जस्ट ये होता है कि आप जो है क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओ और क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व भी कर पाओ एग्जाम्स में। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वही कहानी थी। मैंने पहचान लिया कोसिकेंट था तो उसमें y बाई एक्स था तो होमोजीनियस थी, सॉल्व किया, y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव फिल किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया, इंटीग्रेट। साइन वी की इंटीग्रेशन डायरेक्टली मुझे आती थी, y बाई एक्स में कन्वर्ट कर लिया, पर्टिकुलर सिचुएशन की कंडीशंस लगा दी, c की वैल्यू -1। अब इस सिचुएशन को हम जानते हैं, जस्ट हमें आंसर को मैच करने के लिए की हैं और इसको भी हम जानते हैं। अब देखो, मान लो आज से पहले आपने ये क्वेश्चन नहीं किया, मतलब ये वाली सिचुएशन नहीं देखी कि जो 1 होता है उसको हम लॉग ही लिख सकते हैं, पता भी होगा बट आपके माइंड में ये बात स्ट्राइक नहीं करेगी। बट आज आपने सीख लिया, तो अगर एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि इसका सोल्यूशन ऐसा ही है, अब मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मैं लॉग ई वाला कंसेप्ट यूज़ कर सकता हूँ।
तो इसलिए बोलता हूँ हर एक क्वेश्चन को डीपली अच्छे से समझा करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर आप खुद से ऐसे सॉल्व करोगे ना तो आपको कभी भी मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 2xy + y² - 2x² dy/dx इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। ये पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए कंडीशंस हैं और हमें इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अब आपको पता है होमोजीनियस। कितने वेरिएबल हैं इस जोन में, 1 और 1 2। कितने वेरिएबल्स हैं, 2। कितने वेरिएबल्स हैं, 2। और जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये डिनोमिनेटर में जाएगी। आपको पता है डिनोमिनेटर इज़ मैंडेटरी, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, दे शुड बी इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच जोन बट डिनोमिनेटर इज़ मैंडेटरी। अगर ये डिनोमिनेटर नहीं होगा तो ये हमारा होमोजीनियस मतलब होमोजीनियस फंक्शन नहीं बनेगा ऑफ डिग्री 0। आपको पता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि उसमें जो फंक्शन होता है वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए ऑफ डिग्री 0। अब वो डिग्री 0 करने के लिए इस टर्म को डिनोमिनेटर में होना जरूरी है। तो क्लियरली मैं लिख सकता हूँ सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, और अगर ये होमोजीनियस है देयरफॉर वी कैन राइट इट एज dy/dx इज इक्वल टू fxy। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो करते हैं, तो ऐसा करो इस साइड हमको ना उधर ले जाओ, तो -2x² dy/dx इसको मैंने इधर रख लिया, इसको उधर ले जाओ -2xy, इसको भी उधर ले जाओ -y²। ठीक है, यहाँ से ना आप माइनस को वैसे कॉमन भी ले सकते हो, वो बाद में कट हो जाएगा। तो इस तरह से कर लिया। अब ये जो माइनस है ये यहाँ से कट हो गया। ठीक है, अब इस 2x² को भी आप नीचे ले जाओ, तो dy/dx इज इक्वल टू जो मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर होना ज़रूरी है। अब आप चेक कर लो, 2 वेरिएबल जब यहाँ पर लैम्डा फिल करोगे तो उसकी डिग्री 0 ही बनेगी। ठीक है, चलो इसको नंबर 1 लिख लिया। अब हमारे फिर से वही स्टेप्स, आपको पता है y इज इक्वल टू vx, डेरिवेटिव और 1 में फिल करना है, तो करते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू vx, तो इसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का। अब v एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन मतलब x का, x एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट मतलब v का। तो dy/dx इज इक्वल टू v, x का डेरिवेटिव 1, x dv/dx। तो करते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर, पुट इन 1, मतलब इसको हमें, अब आपको पता है ना हमारा स्टेप क्या होगा, इसको हमें 1 में फिल करना है। तो करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, v + x dv/dx इज इक्वल टू 2x, y की जगह पर vx, y की जगह पर vx 2x²। अब आपको पता है इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, रिमूव ऑल x फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, एंड सेपरेट वेरिएबल्स। तो कुछ करते हैं, देखो वैसे हमेशा हमारा x रिमूव होगा, अगर नहीं हो रहा या तो हमने क्वेश्चन को पहचानने में गलती कर दी या कहीं ना कहीं हमारे से कोई मिस्टेक होगी। अब x² बाहर है तो अंदर कितना रह गया 2v, x² बाहर है तो अंदर कितना रह गया v² डिवाइड बाई 2x²। अब ये जो x² है ये x² कैंसिल, मतलब हमारे पूरे x रिमूव हो गए। अब इसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, सेपरेट, क्या करना है, सेपरेट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। तो क्या करेंगे, ऐसा करो इस v को आप उधर ले जाओ, तो विच एम्प्लाइज x dv/dx इज इक्वल टू 2v + v²/2, इतना है ना, -v। तो विच एम्प्लाइज x dv/dx इज इक्वल टू 2v + v² -2v/2। अब क्लियरली 2v कैंसिल,
तो हमारे पास सिर्फ वी स्क्वायर रह गया और टू को तो एडजस्ट कर ही लेंगे। अब डी वी उधर नहीं जा सकता तो इसको इधर ले आओ, 2 डी वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब आपको पता है राइट हैंड साइड में हमेशा हमारे डी एक्स बाई एक्स और यहाँ पर सिर्फ वी, तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, सभी स्टेप्स आपको याद ही हो गए होंगे। 2 को बाहर रख लो, तो मुझे जस्ट इंटीग्रेशन करनी है डी वी बाई वी स्क्वायर की, मुझे जस्ट इंटीग्रेशन करनी है डी एक्स बाई एक्स की। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब इसको ना आप ऐसे लिख लो, आपको पता है इसको आप लिख सकते हो वी की पावर -2, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके माइनस में होगी। ठीक है, तो डी एक्स बाई एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन भी आपको आती है, सबसे पहला फॉर्मूला ही हमने यही सीखा था कि x की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो सेम यहाँ पर v की पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस c1, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है log mod x प्लस c2। तो ये तो हमने कर लिया। ठीक है, थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 2 v की पावर -1 -2 + 1 -1 प्लस c1 log mod x प्लस c2। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इस कांस्टेंट को भी उधर ले जाते हैं और थोड़ा सा इसको और एडजस्ट कर लें। जैसे -2, ये माइनस में ऊपर ले गया, v की पावर -1 log mod x प्लस c2 माइनस c1। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -2 बाई वी की पावर -1 है, नीचे आके प्लस होगी, इज इक्वल टू log mod x प्लस c, वेयर जो c है वो कितना है c2 माइनस c1। ठीक है, अब वापस से मुझे y और x में जाना है, बिकॉज y इज इक्वल टू वी एक्स, तो विच इम्प्लाइज v इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ पर फिल कर लेते हैं, तो -2 डिवाइड बाई वाई बाई एक्स log mod x प्लस c। ठीक है, अब ये है हमारा जनरल सोल्यूशन। इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, -2x बाई वाई, ये x ऊपर चला गया। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन है ना, तो इसको एक नेम दे दो 2। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशन लगानी है। वो कंडीशंस क्या थी, नाउ y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू 1। अब ये है हमारी पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडीशंस। ठीक है, तो करते हैं फिर, -2 x की जगह पर 1, y की जगह पर 2 log 1, मॉडल्स मैंने हटा दिया क्योंकि 1 एक पॉजिटिव नंबर है। अब यहाँ पर 2 और 2 कट हो गया। आल्सो आपको पता है log 1 कितना होता है 0, तो कितना आएगा -1 इज इक्वल टू 0 प्लस c, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू -1। तो पुट इन 2, तो इसको आप 2 में फिल कर लो, तो विच एम्प्लाइज -2x बाई वाई इज इक्वल टू log mod x -1। अब ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। बट अगर आपको इसको एनसीईआरटी से मैच करना है तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया है, देखो उन्होंने यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस log mod x, -1 प्लस log mod x मैंने सही लिखा है। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस आपस में कट हो गए, तो y को वो उधर लेके गए हैं, 2x अपॉन 1 माइनस log mod x इज इक्वल टू y। तो उन्होंने अपना फाइनल आंसर इस तरह से लिखा है, y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस log mod x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब यहाँ पर ना उन्होंने ब्रैकेट में कुछ करके ऐसे लिखा है x नॉट इक्वल टू 0, ये मैंडेटरी नहीं है बट वहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें भी सेम वही कहानी थी, हमने क्वेश्चन को पहले देखते ही पहचान लिया कि ये होमोजीनियस है, सॉल्व किया, y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव वैल्यूज़ को फिल किया और इंटीग्रेशन के पास आके हम रुक गए। इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी थी, कर दी, y से मैं वाई बाई एक्स में गया, पर्टिकुलर कंडीशंस, c की वैल्यू -1 पुट की और हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ये क्यों लिखा गया। अब देखो ये log mod x है, ठीक है, यहाँ पर लिखा है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये लिखना जरूरी नहीं है अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है देखो log x। अब ना मैंने आपको डेरिवेटिव्स में जब आपको log ने फंक्शन करवाया था तो मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाया था। ये देखो log में जो फंक्शन होते हैं ना उसकी डोमेन कितनी होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब 0 से बड़े सभी नंबर्स उसमें आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर देखो log x है,
तो अगर log 0 आएगा, x 0 होगा, तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए लिखा गया है। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव भी तो नहीं आ सकती, वो क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अगर -1 फिल करोगे मॉडुलस है वो +1 बन जाएगा, -2 फिल करोगे मॉडुलस है वो +2 बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि लॉग की वैल्यू x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अब x e क्यों नहीं है, अब आपको मैंने अभी समझाया था कि लॉग ही कितना होता है, देखो 1, अगर 1 - 1 बन जाएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 2x/0 नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये सिर्फ इसलिए लिखा गया कि ये फंक्शन जो है जो भी है इट नॉट डिफाइंड ना हो, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ये सभी क्वेश्चंस अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। अब जो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस रह गए हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 16 और 17, वो बहुत ईजी हैं, वो आप देखते ही पहचान जाओगे कि हमें कैसे करने हैं। अब उस नेक्स्ट पेज पे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात कर लेते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 16 और 17, ये बहुत इजी हैं, हम इसका देखते ही आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx/dy इज इक्वल टू h x/y कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग द सब्स्टिट्यूशन। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसका आंसर पहले से ही पता हो सकता है कि कुछ बच्चों को स्टेटमेंट समझने में थोड़ी सी दिक्कत आई हो। अब देखो, हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हमने ऐसे किए हैं कि ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है या ये वाली हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इसको भी आप यही मान के चलो कि f की जगह पर उन्होंने नेम चेंज कर दिया, f की जगह पर उन्होंने नेम चेंज कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, अब इसका जो आंसर है वो आपको पहले ही दे चुका हूँ आपकी मैपिंग में। अब यहाँ पर मैंने लिखा है व्हेन f(x, y) ये जो फंक्शन है हमारा कंटेन x/y इन इट। अब इसका मतलब यही है कि ये जो फंक्शन है ये x/y की फॉर्म में है। तो ये जो फंक्शन है ये x/y की फॉर्म में है, तो इसमें हम x को क्या फिल करते हैं, v/y। अब ये आपको पहले से ही पता है, इसमें कुछ भी समझने को नहीं है। तो जस्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ सिंस गिवन फंक्शन h(x, y) contains the terms x/y, therefore we substitute x/y is equal to v, which implies x is equal to vy। आपको पता है इस तरह की फॉर्म में हम हमेशा x को vy ही फिल करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब इसमें कुछ भी समझने को नहीं था, हमें देखते ही पता था कि अगर x/y है तो x इज इक्वल टू वी वाई, अगर यहाँ पर y/x होता तो उसको हम लिखते y इज इक्वल टू vx। सो नेक्स्ट और इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये भी MCQ टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस गिवन है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ना, वो बहुत आपके काम आने वाली हैं, ये वाली तीनों ट्रिक्स। तो अगर आपने ये तीनों ट्रिक्स नहीं की तो आपको वही चेक करना पड़ेगा λx λy फिल करके। और बहुत से टीचर ऐसे भी करते हैं कि इसको x/y या y/x की फॉर्म में लिख के देखते हैं। अब मेरा जो मेथड है वो सबसे अलग है, मैं देखते ही बता सकता हूँ ये भी होमोजीनियस नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। अब क्यों, उसका आपको रीज़न भी दूंगा। अब चाहता तो मैं आपको यहीं पर बता सकता हूँ कि ये नहीं है, इसका रीज़न क्या है, बट मैं आपको आपके नोट्स के लिए लिख के दे देता हूँ कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा तो आप सीधा आंसर इसका लिख सकते हो। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब देखो, ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन है और इसको मैं देखते ही रिजेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमारी सबसे फर्स्ट ट्रिक है वो क्या कहती है, देयर शुड नॉट बी एनी कांस्टेंट इन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर कांस्टेंट है, एक नहीं वो भी दो, 5 और 4। सिंस differential equation contains constants 4 and 5, ठीक है, वो कांस्टेंट्स हैं, therefore it is not homogeneous। मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने आपको देखते ही बता दिया, ये मैंने मुझे सबको लिख के बताया, अदरवाइज आपको पता है यहाँ कांस्टेंट है, आप रिजेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। आप देखो, इसमें इसको मैं देखते रिजेक्ट कर सकता हूँ। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स, ठीक। अब चलो इसमें भी देख लेते हैं, 3
वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो है हमारी थर्ड ऑप्शन वो क्या कहती है, देयर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन ईच जोन। ठीक है, हर एक जोन का मतलब जो मतलब सेपरेटेड टर्म होती है, जैसे ये सेपरेटेड है, इसमें बीच में माइनस या प्लस हो तो उसको हम जोन बोलते हैं। अब सभी जोन में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, तो यहाँ पर आप लिख दो डिफरेंट जोन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ variables, therefore it is not homogeneous। तो ये भी होमोजीनियस नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर ये प्रूव कराना पड़ेगा, ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इसको हम कैसे, मैंने कैसे चेक किया। 2 है यहाँ 3 है, तो मैं देखते ही पहचान गया कि ये होमोजीनियस नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं, फिर से वही, कितने वेरिएबल्स हैं 3, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 3, अब इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 2, आपको पता है ना, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, इसको नहीं काउंट करते। अब सेम वे से इसमें कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी वही सेम एक्सप्लेनेशन हमारी, डिफरेंट जोन्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ variables, therefore it is not homogeneous। तो ये होमोजीनियस तो नहीं है। अब देखो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अब तीनों ऑप्शंस हमारी होमोजीनियस नहीं हैं, तो ये पक्का होमोजीनियस है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं 2 इसमें वेरिएबल्स हैं, इसमें और इसमें, इन तीनों में कितने वेरिएबल्स हैं 2 वेरिएबल्स ईच। चेक कर लो, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स और वाई 1 और 1 2, वाई स्क्वायर 2। और इसमें ना तो कोई कांस्टेंट है और इसमें ना ही कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब ये हमारा होमोजीनियस फंक्शन है। बट अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो वो भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, मान लो आपको होमोजीनियस प्रूव करवाना आ जाए तो आपको पता होना चाहिए डी वाई इधर लिख लो, इसको आप उधर ले जाओ, माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा इसी तरह से लिखते हैं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। ठीक है, इसको आप नंबर 1 दे दो। अब हम क्या करेंगे, लेट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, माइनस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई माइनस लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। तो ऊपर सॉल्व करना जरा, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना आएगा एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर बाहर माइनस एक्स वाई, लैम्डा स्क्वायर बाहर तो वाई स्क्वायर। अब क्लियरली ये कट हो गया तो मैंने कट कर दिया। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज मेरे पास कितना रह गया, ध्यान से देखो, माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल एफ एक्स वाई के जैसा है यूजिंग 1। अगर ये एफ एक्स वाई के जैसा है मतलब एफ लैम्डा एक्स, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ, एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई को मैं लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। और अगर कोई फंक्शन इसको मैं ऐसे लिख पाऊँ, अगर किसी फंक्शन को मैं ऐसे लिख पाऊँ मतलब वो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, देयरफॉर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख भी दो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब देखो स्टूडेंट्स, वैसे इसको मैंने देखते ही गैस कर लिया था, अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या थी, कांस्टेंट था, नहीं थी। दूसरे में क्या था, वेरिएबल सेम नहीं है, नहीं है। तीसरे में क्या, वेरिएबल सेम नहीं है, नहीं है, ये होमोजीनियस। अब लास्ट में सभी में सेम वेरिएबल है, ना कांस्टेंट है, ना कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब ये होमोजीनियस है। और इसको मैंने फॉर्मेलिटी से प्रूव करके भी दिखा दिया। अब देखो स्टूडेंट्स,
हमने एक्सरसाइज 9.5 को बहुत ईजिली सॉल्व किया है और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक क्वेश्चन को आपको ईजिली एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और ये जो एक्सरसाइज है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बस आपने वही 3 बातें याद रखनी है, क्योंकि अभी हमें आगे जाके मिसलिनियस में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये तीनों ट्रिक्स और जो मैंने आपको मैपिंग बताई है, अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।